एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आज हमारा टॉपिक है। आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, आपने प्रीवियसली पढ़ा भी होगा, स्टडी भी किया होगा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं दे गिव राइज टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो आपके पास उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं तो उनसे दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें से हम ये कह देते हैं कि द हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी बॉन्डिंग, ठीक है, एंड हाफ विल बी द एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? तो यही कंसेप्ट को आज हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में यूज करेंगे। बस थोड़ा सा इसमें चेंज होगा कि इसमें इंटरमिक्सिंग के दौरान जो ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे उसमें डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, द ओवरलैपिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम्स और आयंस विद s and p atomic orbital of the ligands result in the formation of bonding, non-bonding and anti-bonding molecular orbital accordance to the principle of MOT approach। ठीक है, आपके पास d ऑर्बिटल ट्रांजिशन मेटल का ओवरलैप करता है विद द एस एंड पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड्स, एंड आपके पास उसकी वजह से आपके पास तीन तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्डिंग बनते हैं, नॉन बॉन्डिंग बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो होते हैं जो आपके पास किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करते, लिगेंड की स्पेशली ऑर्बिटल्स से उनका इंटरेक्शन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, और सॉरी नॉन बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, जो इंटरेक्ट नहीं करते, तभी नाम से उनका नाम है नॉन बॉन्डिंग, वो किसी से रिलेट नहीं करे, इंटरेक्ट नहीं करे। बॉन्डिंग तो इंटरेक्ट कर लेंगे, और एंटी बॉन्डिंग जो उतनी ही एनर्जी के हायर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो इसको फर्दर स्टडी करने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आप देख सकते हो एक थॉरली व्यू, एक जनरल व्यू देखो आप अपनी डायग्राम का। यू विल गेट टू नो दैट कि जब हम इस कॉम्प्लेक्स को स्टडी कर रहे होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, तो हमारे पास जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है वो थोड़ी सी वेरिड होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, और उसको स्टडी करने से पहले हम फ़ौरन से गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स, कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको आप अपने माइंड में सेट कर लो एक दफ़ा, तो वो चीज़ें आप कैसे अपने कॉम्प्लेक्स पे थ्रू एमओटी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एमओटी के जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं, एमओटी को लिगेंड फील्ड थ्योरी के नाम से भी कभी कभी शो कर दिया जाता है। तो एमओटी में आपके पास मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरलिंक करते हैं लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ। हमारे पास जो एग्जांपल हमने भी स्टडी करनी है, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो, उन दोनों के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो इसलिए बजाय हम सी एन नंबर बोलने की, हम अक्सर जगहों पे आपको ये भी देखने को मिलेगा वर्ड ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ आ जाए, या आपके पास टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस लिखा हुआ आ जाए, वट एवर यू हैव अवेलेबल टर्मिनोलॉजीज जो आपको अवेलेबल हो, जो आपके अकॉर्डिंगली आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंगली आप बात करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हम अपने इस लेक्चर में उन्हीं एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हुए हो, आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा गो थ्रू करना है। सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि मेटल के अंदर आपके पास जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एस होता है, पी होता है और डी होता है। ठीक है, और यही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जा रहे होते हैं, यही ऑर्बिटल आपके पास इंटरमिक्सिंग होके एमओटी के ऑर्बिटल्स बना रहे होते हैं, चाहे बॉन्डिंग चाहे एंटी बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि एस जो होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी सिमेट्री क्या है। एक चीज़ याद रखना कि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो तब तक ओवरलैप नहीं करते जब तक उनकी सिमेट्री सेम ना हो। सिमेट्री से मुराद उनकी कुछ सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होनी चाहिए। मेटल की सिमेट्री को लिगेंड की सिमेट्री से मैच करना चाहिए। इसलिए उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एस ऑर्बिटल होता है, एस इज जो शेप होती है इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, पी ऑर्बिटल की आपको शेप पता है, इट इज अ डम्बल लाइक, और डी ऑर्बिटल थोड़ा सा पी की निस्बत थोड़ा सा कम्प्लेक्स वन स्ट्रक्चर हो जाता है। और आपको ये पता है कि एस ऑर्बिटल फर्दर किसी में डिवाइड नहीं होता, पी ऑर्बिटल फर्दर सेपरेट होता है, डी जनरेट होता है। डी जनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, वो पी एक्स है, पी वाई एंड पी जेड है। डी ऑर्बिटल जो होता है वो आपके पास किसमें डिवाइड करते हैं अपने आप को इन 5 ऑर्बिटल्स, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। उनमें आपके पास होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। एक ऑर्बिटल होता है डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर।
ठीक है, these are the set of 5 degenerated orbitals which are linked या related to d। ठीक है, d के आगे फर्दर 5 डिवीजन है, p की 3 है और s की सिंगल है। हम इन जब बात करते हैं सिमेट्री की, तो सिमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं जी एंड यू। दीज टू लेटर आर बेसिकली यू। अब ये जो जी लेटर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द वर्ड गिरेट या जिरेट। ठीक है, और यू रिप्रेजेंट करता है अनग्रेडेड या अनजिरेट वर्ड को। ठीक है, अब ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं जी यू, ये क्या इनको यूज करने का मकसद है? बेसिकली ये बहुत हेल्पफुल होता है ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए, नॉट ओनली इवन फॉर एमओटी। आपके पास आगे जो भी थ्योरीज हम स्टडी करेंगे, सीएफटी करेंगे या वो जो भी थ्योरी को हमें स्टडी करना है, उनमें ये लेटर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और जब तक हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो हम आगे तक थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए बेटर है कि आप अभी अपने आप को देख लो, इसे यूज़ करते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या, जिरेड और अनजिरेड की बात की गई है। जिरेड का मतलब होता है कि अगर आप एस ऑर्बिटल को अपने एक्सिस में प्लॉट करके देखो तो आपको पता चलेगा एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है। एक इसमें होमोजेनिटी होती है, आपके चारों तरफ से कहीं से भी लिगेंड इस पे अटैक कर सकता है। अगर आप देखो तो इसको हम सारे को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो सारी तरफ एक जैसा चार्ज सिमेट्रिकली अवेलेबल होता है। तो जो चीज़ सिमेट्रिकल इन नेचर हो उसको हम कह देते हैं गिरेडेड या जिरेड, और इसको शो किया जाता है जी से। इसका मतलब एस ऑर्बिटल इज ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल इन नेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी लेटर, जिरेडेड। एस ऑर्बिटल जी है। अच्छा जी, उसके बाद पी ऑर्बिटल को देखो। अगर मैं आपको एक सिमेट्रिकल लाइन देखो, आपके पास ये एक्सिस है जिस पे आपने प्लॉट किया, सपोज इट इज पी एक्स ऑर्बिटल। अगर पी एक्स है तो जो पी एक्स के साथ होंगी वही प्रॉपर्टीज पी वाई पी जेड के साथ होंगी। तो जब हम पी ऑर्बिटल को देखते हैं तो अगर आप कोई पास एक मूव सेंटर से पास करना शुरू करो, सेंटर से मीन अगर सेंटर पे देखते हो तो इसके एक तरफ क्या चार्ज होता है? एक तरफ पॉजिटिव है, ठीक है, और एक तरफ क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। यानी दो ऑपोजिट चार्जेस प्रेजेंट हैं एक ही सिंगल लाइन पे। अगर आप सेंटर से पास कर दो, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक कंसीडर कर तो एक सेंटर पे पॉइंट रखो और उससे देखो अबव या बिलो या लेफ्ट या राइट, अगर आपके पास सेम चीज मौजूद है तो वो सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो वो नॉट सिमेट्रिक है। तो पी ऑर्बिटल में आपके पास ऐसा केस नहीं आता कोई भी कि जो आपके पास बैलेंस करे, बल्कि दो ऑपोजिट चीजें मौजूद होती हैं। तो दैट मीन्स इट इज अ नॉन सिमेट्रिक। और जो चीज नॉन सिमेट्रिक होती है उसे हम कहते हैं अनग्रेडेड, और उसको शो करते हैं यू से। ठीक है, ये टर्म्स आ गई। उसके बाद जब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल में अगर आप थोड़ा सा गौर करो, आपने कभी डी ऑर्बिटल को ड्रॉ किया हो तो आपको पता होगा डी ऑर्बिटल जब ड्रॉ होता है तो यू नो दैट कि उसमें आपके पास ये भी आपको पता होता है कि अगर सिर्फ मैं बात करूँ एक्स और वाई की, तीन एक्सिस तो होते हैं ना, मैं सिर्फ एक्स और वाई ले रही हूँ ताकि मुझे रिप्रेजेंट करना आसान। तो जब वो ऑर्बिटल्स ड्रॉ होते हैं तो आपको पता है वो इस तरह से आते हैं। एक्स, अगर आपके पास ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई का मतलब होता है एक्स और वाई के बीच में ये प्लॉटिंग हो जाती है, विद इन द एक्सिस में प्लॉट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की उनकी कुछ शेप आती है। अगर मैं इसमें कह दूँ ये प्लस है तो ये वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आप सिमेट्री को चेक करो, देखो, अगर सेंटर से देखूं मैं तो सेंटर में यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी क्या है? नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या है? पॉजिटिव। तो अगर सेंटर से अबव एंड बिलो, लेफ्ट टू राइट, उसके एक्सिस पे सेम चार्ज प्रेजेंट है तो इट इज अ सिमेट्रिकल, और इसको भी हम क्या कह देते हैं? इट इज अ जिरेडेड वन। और जो जिरेडेड होता है यू वेरी वेल नो दैट दिस इज सिमेट्रिकल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थोड़ा सा जहन में अगर याद करना हो तो एस ऑर्बिटल इज जिरेडेड, पी इज अनग्रेडेड, डी इज ग्रेडेड एंड एफ इज अदर वन, फिर वो अनग्रेडेड हो जाए। ठीक है, ये टर्म यूज करते हैं कि ग्रेडेड और ग्रेडेड का क्या मतलब है। ये एमओटी की थ्योरी में पिक्चर जब हम उसकी रिप्रेजेंट करते हैं, एमओटी डायग्राम, उसमें ये लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि ये जो ए है इसका क्या मतलब है, टी है इसका क्या मतलब है, और ई का मतलब क्या है। देखो, जब हम ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं तो ए आगे फर्दर सेपरेट नहीं होता, ये आगे एक ऑर्बिटल में रहता है। जो चीज़ एक ऑर्बिटल में रहती है उसको हम कह देते हैं दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। पी ऑर्बिटल आगे तीन में डिवाइड होता है, इट इज यानी कि ट्रिपलेट है, तो इसके हम वर्ड यूज कर देते हैं थ्री। ठीक है, और ई वर्ड हम तब यूज करते हैं जब आपके पास चीज होती है दो में डिवाइड हो जाती है। अब आगे आपके पास ऐसा क्यों होता है कि डी ऑर्बिटल्स दो सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, टी टू जी और ई। और दूसरा आप ये भी देख रहे हो कि ए के साथ वन लिखा हुआ है, टी के साथ वन है, फिर टी के साथ टू लिखा हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन? देखो, ए वन इज यूज व्हेन, जब आपके पास क्या अवेलेबल हो?
A1 का मतलब है कि आपके पास s ऑर्बिटल जो है वो आगे और किसी चीज में डिवीजन नहीं है उसकी, तो उसके लिए हमने 1 यूज किया। T1 और T2 लिखने के लिए अक्सर हम अलग अलग डिस्टिंक्शन के लिए 1 और 2 इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो T है ये p ऑर्बिटल के लिए यूज किया जा रहा है, और जो नीचे वाला T2G लिखा हुआ है ऑल्थो डिफरेंशिएट बड़े आराम से हो सकता है, ये G है वो U है, बट फिर भी हम T2 लिखते हैं ताकि ये फर्क रह सके कि ये हम डीजेनरेसी जो शो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ T2, तो वो शो कर रहे हैं हम D ऑर्बिटल्स के लिए। अब ये जो सारी मैंने जो बातें की हैं ये बेसिकली इसलिए पहले करती हैं ताकि आपको पिक्चर जब हम रिप्रेजेंट करने लगे तो वो आपको थोड़ा सा अच्छी तरह क्लैरिफाई हो जाए। अच्छा जी, अब आपके पास दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि जब हम बात करते हैं कि जब ओवरलैपिंग होनी तो हमेशा कैसे होनी है कि ऑर्बिटल्स की सिमेट्री और लिगेंड्स ऑर्बिटल की जो सिमेट्री है, लिगेंड की मैं शो करें LG वर्ड से, लिगेंड ऑर्बिटल्स की जो सिमेट्री है वो सेम से मुराद वो एक ही डायरेक्शन में चीज़ें आ रही हों तो ही वो बॉन्ड बना सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से जस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आप एक चीज़ याद रखो कि जब हम मेटल कंसिडर करते हैं, whenever we consider metal, जब हम मेटल को कंसिडर करते हो तो हम ये कहते थे कि मेटल जो है ना आपके पास क्या होता है, इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए। हम बात करते हैं कि जो आपके पास मेटल होता है वो सेंटर में होता है, ये हमें पता है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि मेटल्स के साथ जब लिंक करते हैं तो आपके पास कितने एक्सिस आते हैं, आपके पास 3 एक्सिस आते हैं, और एक्स और वाई एंड जी, ठीक है, ये भी हमें पता है, एक्स वाई एंड जी। अब ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो एक्स और वाई एंड जी है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सारे एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर एक्सिस हैं तो हमेशा याद रखो कुछ एक्सिस आपके पास, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास जैसे अभी आपके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल को अगर आप देखो तो आपके पास डी ऑर्बिटल कैसे आते हैं, मेरे पास अब लिखा इकट्ठा जाएगा, एक आपके पास होता है डी एक्स वाई, ठीक है, इसका मतलब कि एक्स और वाई के दरमियान बनेगा, फिर आता है डी वाई जेड, ठीक, आता है डी जेड एक्स, ठीक है, फिर आपके पास आता है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ठीक है, फिर आपके पास आता है डी जेड स्क्र। अब इसमें क्या होता है आपके पास जब हम ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं, इसमें हम कह देते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होता है इट डिवाइड इटसेल्फ इन सम टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में अपने आप को डिवाइड करता है, एक ग्रुपिंग आपके पास होती है ये वाली और एक होती है ये वाली, ठीक है। जो 3 में डिवाइड होती है उसको हम T2G कह देते हैं, ठीक है, और जो 2 में डिवाइड होती है उसके लिए E का वर्ड यूज करते हैं। E रिप्रेजेंट ऐसे ऑर्बिटल्स जो 2 में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, डबल डबल का सेट बनता है, और G मतलब ग्रेडेड। अब ये जो डी ऑर्बिटल है, क्योंकि हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो हमारी ज़्यादा डीलिंग जो है वो डी ऑर्बिटल से ही है, तो डी ऑर्बिटल्स की हम बात यहाँ पे समझाने की कोशिश करें कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके पास अपने आप को 2 सेट्स में डिवाइड करते हैं, एक T2G एक EG। T2G वो सेट होता है जो एक्सियल पे नहीं होता, एक्सिस पे नहीं होता, यानी अगर आप बात करते हैं ना कि एक्स और वाई है, मैं आपसे कहती हूँ अभी हमने एक्स और वाई ड्रॉ किया, तो जब हमारे पास लिखा है कि डी ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में, तो इसका मतलब ये होगा कि विद इन द एक्सिस आएगा, ठीक है, विद इन द एक्सिस। अब ये एक एक्स है, एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस के दरमियान जो प्लॉटिंग होगी उसे हम कह देते हैं वो है नॉन एक्सियल। तो ये जो T2G सेट होता है दिस इज द नॉन एक्सियल, एक्सिस के ऊपर ये नहीं होता, इट लाइज बिटवीन द एक्सिस। जबकि आपके पास ये जो दो होते हैं, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है एक्स कहाँ पे आता है, एक्सिस के ऊपर आएगा, वाई कहाँ पे आएगा, एक्सिस के ऊपर आएगा। तो ये जो जो ये सेट होता है टू वाला, ये अलोंग एक्सिस होता है, तो ये एक्सियल भी कह देते हैं इसे कभी कभी, और यहाँ हम ये कहते हैं दीज ऑर्बिटल्स लाई अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो लिगेंड में एक चीज याद रखना कि जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे होते हैं तो जो लिगेंड के एक्सिस, जो मेटल के ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर आते हैं, हमेशा वही चीज़ें आपके पास इन्वॉल्व करती हैं ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में। ये जो ऑर्बिटल्स बीच में आ जाते हैं ना, ये आपके पास किसी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी जो चीज़ मौजूद है वो आपके पास इस तरह की मौजूद है जिसमें आपके पास वो कम्प्लेक्सेस शामिल हों जिसमें ये वाले जो सेट है डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स, यानी वो तमाम ऑर्बिटल्स डी के जो बॉन्ड्स बनाते हैं या जुलाई करते हैं दो प्लेन्स के सेंटर में दरमियान में, वो आपके इस्तेमाल में नहीं आएंगे, दे डोंट इंटरेक्ट विद ईच अदर लिगेंड्स ऑर्बिटल, ये लिगेंड के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो जो लिगेंड से इंटरेक्ट करने वाले वो कौन से ऑर्बिटल्स हैं, द
ऑर्बिटल्स विच लाई ऑन एक्सियल पोजीशन, जैसे एक्स पे लाई करेगा, कोई ऑर्बिटल वाई पे लाई करेगा, कोई जेड पे लाई करेगा, वो ऑर्बिटल आपके पास इस्तेमाल होंगे। अब वो कैसे होंगे कि लिगेंड आपके पास मौजूद है, लिगेंड के अंदर कोई ऑर्बिटल देख लो कि जी मौजूद है आपके पास, वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। और वो जो ऑर्बिटल इन दोनों के दरमियान मौजूद होंगे वो इस्तेमाल नहीं होते। अब उनकी क्या वजह होती है, आपको पता है ना कि सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है हेड ऑन अप्रोच, तो लिगेंड का ऑर्बिटल जो डायरेक्ट इसके साथ अटैच करेगा आके वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो हम जो कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड वाले पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास ये ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो पाई बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। पाई बॉन्डिंग मतलब यानी आपके पास लिगेंड में ऐसे ऑर्बिटल मौजूद हैं अभी भी जो इसके साथ नॉन एक्सियल बॉन्ड के साथ भी लिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में ये वाली चीज मौजूद नहीं है, इसलिए हम कह देते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सेस हम स्टडी कर रहे हैं उसमें ये जो T2G का सेट है वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के बीच में आते हैं उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे, वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड बनाने में, बल्कि बाकी वो एक पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जो आपके पास कहाँ पे लाई करते हैं, एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं, ठीक है। और लिगेंड के साथ हेड टू हेड अप्रोच करते हुए सिग्मा बॉन्डिंग में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्डिंग में कैसे जाते हैं हमने ये भी देख लिया। अब आपके पास क्या है, यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि फॉर सिग्मा बॉन्डिंग अलोंग द सेम एक्सिस हेड टू हेड अप्रोच तभी होती है आपके पास। अच्छा जी, ये भी हमारे सामने आ गया कि जी डायरेक्ट ओवरलैप होगी तो बॉन्ड बन सकता है, और फिर डायरेक्ट ओवरलैपिंग किन में पॉसिबल हुई, सिर्फ आपके पास पॉसिबल हो सकती है A1G यानी S में, T1U यानी कि p ऑर्बिटल में, और EG सेट में। EG सेट वो होता है D का वो ऑर्बिटल जो एक्सिस के ऊपर है, जैसे dx माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ठीक है। और T2G जो आपके पास सेट है इट इज नॉट पार्टिसिपेटेड बिकॉज ये अलोंग द एक्सिस नहीं मौजूद होता, क्लियर। अब हमारे पास कैसे आ जाते हैं जी, ओवरलैपिंग कैसी है कि अगर मैं जेड स्क्वायर की फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ जेड स्क्वायर की, तो लिगेंड ऊपर से आएगा तो इसको अप्रोच करेगा यहाँ पे, लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, यानी लिगेंड ऊपर से आ रहा है उसने यहाँ पे अप्रोच किया, तो देखो ये जो हेड ऑन अप्रोच हुआ है, हेड टू हेड, पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं, हेड टू हेड है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बन रहा है। जबकि अगर मैं कहती हूँ लिगेंड यहाँ पे आएगा तो लिगेंड की अप्रोच तो सिर्फ यहाँ तक है, लिगेंड तो सिर्फ अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा, तो देखो जब एक्सिस अप्रोच करेगा यहाँ पे से आगे तो कोई चीज नहीं अवेलेबल, तो इसका मतलब अलोंग द एक्सिस होगा तो लिगेंड के साथ अप्रोच हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। यही कॉन्सेप्ट आगे फर्दर CFT थ्योरी में भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये सेट कैसे बनता है। हाँ जी जी, अब हम देखते हैं कि कैसे बॉन्डिंग आती है आपके पास। यू कैन सी दैट कि आपके पास जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम शो करते हैं तो आपके अपनी बुक्स में भी आप चेक कर सकते हो, आपके पास सबसे पहले जो एस ऑर्बिटल है ना, तो हमेशा याद रखो जो एस ऑर्बिटल होता है ना सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करता है लिगेंड से, क्योंकि एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप। लिगेंड कहीं से भी आएगा एस के साथ उसका रिलेशन बड़ा अच्छा बनेगा और बड़ा स्टेबल बनेगा, तो इसलिए आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जो हम शो करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी डायग्राम जो शो करते हैं मॉलिक्यूल में, उसमें NS ऑर्बिटल, जो NS कोई भी हो सकता है। अब आप ये जनरल डायग्राम आपके सामने है, आपके पास हम जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो मैं वो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ले रही हूँ जिसमें इनर ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें आप लिखोगे जिस तरह 3n-1d का मतलब है 3d, ठीक है। यहाँ पे 3d ऑर्बिटल है, ये जनरल बताना है तो हम n-1 कर देते हैं, यहाँ पे 4s, यहाँ पे 4p। इन सब में से सबसे ज्यादा इंटरेक्ट कौन करेगा, एस ऑर्बिटल, क्योंकि वह स्फेरिकल शेप है। उसके बाद पी ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्यों ज्यादा हो जाती है, बिकॉज पी ऑर्बिटल तो सिर्फ वह भी जुड़ेगा जब कोई चीज एक्स पे मौजूद होगी तब वो लिगेंड से जुड़ेगा। अगर पी ऑर्बिटल वाई पे मौजूद है और लिगेंड भी वाई पे पड़ा हुआ है तो में जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये ऊपर आ जाता है, T1U लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद T2G और EG सेट आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब और चीज हमारे पास क्या आ जाती है, देखो अब जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम शो कर रहे होते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल है उससे क्या मिलके बन रहा है A1G, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जहाँ पे आपके पास ये जो ग्रुप शो किया गया है दिस वन, यहाँ से ये जो ब्लू कलर से मैंने मैच किया है, दिस वन इज फॉर A1G, ये इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जब दूसरा हम ग्रुप की बात करते हैं, कौन सा ग्रुप है, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल अब थोड़ा सा अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू G1, उसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है, तो इसकी जो आप देखोगे इसकी जो बॉन्डिंग बनेगी वो कहाँ है, ये चीज T1U आ गया, और दूसरी जो बॉन्डिंग बनेगी वो कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी, विच इज
बेसिकली आपके पास T1 का सेट बन जाएगा। ठीक है, ये T1U आपके पास आ गया। फिर अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या है, तीसरा है आपके पास, उसमें क्या आपके पास आ जाता है, यू हैव द अनदर एग्जांपल जिसमें बात करते हैं डी सेट की। तो डी सेट में हमेशा याद हमें ये रखना होता है कि जो ई जी सेट होता है ना, वो जुड़ता है जी जनाब इधर से, और ई जी के जो एंटी ऑर्बिटल होता है वो ऊपर आता है। ठीक है, अब ये जो बीच में एक ऑर्बिटल बच गया है, ये ऑर्बिटल कौन सा होता है, दिस इज द ऑर्बिटल विच एक्चुअली डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन या इन द पार्ट ऑफ ओवरलैपिंग इंटरमिक्सिंग। तो ये जो T2 सेट है, इसमें से ये इधर चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यू नो दैट कि अगर आपके पास क्या चीजें आ गई हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज द बेसिकली p ऑर्बिटल के साथ है ये, तो आप इसे सिग्मा p स्टार भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास सिग्मा s ऑर्बिटल है, लेकिन आप इसे सिग्मा s स्टार लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये ऑर्बिटल आपके पास है, ये ऑर्बिटल आपके पास है जो एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो दिस इज द सिग्मा p, ये सिग्मा s, और ये आपके पास सिग्मा d है। ठीक है, और सिग्मा d कौन से वाला है, T1 Eg वाला। ठीक है, और ये भी Eg है, बट इट इज द सिग्मा d स्टार एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और ये जो बीच में आ जाता है, दिस इज द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो लिगेंड के किसी ऑर्बिटल से मिलेगा नहीं। ठीक है, अब लिगेंड की भी कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, A1G T1U और EG। A1 किसे मैच करेगा, A1 से, T1U किसे मैच करेगा, T1 से, EG किसे मैच करेगा, EG से। तो देखो लिगेंड के पास भी तो T1U नहीं है ना, T2 वाला नहीं है, तो इसका मतलब लिगेंड की और आपके पास जो मेटल है इसकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। तो आप होपफुली आपको ये क्लियर चीज़ होगी। अब हम इस पे एग्जांपल लगा के देख लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो इसमें यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी कि सेंटर में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आएंगे, और नॉन बॉन्डिंग वो है जो किसी भी लिगेंड से पार्टिसिपेट नहीं करते, बिकॉज हमारे लिगेंड के पास ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है जिसमें आपके पास ये वाला नॉन बॉन्डिंग की इंट्रैक्शन हो सके, क्योंकि लिगेंड हम वो इस्तेमाल करें जिसमें सिग्मा बॉन्ड बन सके, हेड ऑन अप्रोच बन सके। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, टोटल अगर हम वैसे ही देखें, अगर हम लिगेंड्स के मेटल्स की बात करें, कि मेटल के पास तो 9 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और लिगेंड्स के पास जो अवेलेबल हैं वो 6 हैं। इसका मतलब 6 ऑर्बिटल्स हमारे यूज हो सकते हैं, 6 लिगेंड के 6 मेटल के आपस में, और उसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स और नॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं, पर 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स होंगे जो इस्तेमाल नहीं होंगे, जिसे हम नॉन बॉन्डिंग कह देते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है ये हम देख चुके हैं कैसे आनी है, ईजी सेट कैसे आना है, D1U कैसे आता है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल लगा के। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल कौन कौन सी है हमारे पास, ये आपके पास एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर एमीन कॉम्प्लेक्स, ये आपकी बुक में है, और कॉपर F के साथ है, सॉरी कोबाल्ट के साथ। आपको पता है वैसे अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और आयरन फेरस फ्लोरीन है वो भी वीक लिगेंड है, हेलोजन भी होते हैं। अब इनकी एग्जांपल अगर हम गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि हम जब ऑर्बिटल्स को फिल कर रहे होते हैं 3D 4S 4P, और लिगेंड्स के पास क्योंकि 6 चीज़ें अटैच हैं, यू कैन सी दैट अमोनिया 6 होंगे हमारे पास अटैच, तो इसके साथ 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स आने। दूसरी चीज़ ये याद रखो कि जब हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, ये जो नीचे वाला सेट हमारे पास अवेलेबल है, ये वाला, दिस इज द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये कौन से ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो हमेशा फिल होंगे लिगेंड की वजह से, लिगेंड्स विल फिल द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और ये जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्होंने भी तो कहीं जाना है ना, वो ऑलवेज फिल द T2G एंड अबव एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो रिमेंबर दैट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को जो फिल करना होता है हमेशा लिगेंड्स फिल करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स लिगेंड के 6 आ रहे हैं, तो जब इनकी इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाते हुए आप देख सकते हो कि 12 के 12 इलेक्ट्रॉन फौरन से पहले इधर फिल करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 electrons of ligand will fill the bonding orbitals. अब बात करते हैं हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की और नॉन बॉन्डिंग की। अब डी मेटल कोबाल्ट के पास भी तो 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं हमारे पास बॉन्ड बनाने के लिए। वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं? ये डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन किस तरह अपने आप को एडजस्ट करेंगे? सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या ये अलग अलग रहेंगे। ये डिपेंड करता है आपके पास लिगेंड किस तरह का अटैच है। अगर लिगेंड जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसमें क्या हो जाता है कि Eg और T2G के दरमियान का ये जो गैप मैंने डेल्टा O से शो किया गया है, डेल्टा O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी जो है, ठीक है। ये जो डेल्टा एनर्जी शो करें ऑक्टाहेड्रल, ये जो एनर्जी है इनका जो गैप है, अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे? वो जंप करेंगे और सिर्फ मूव करेंगे किसमें? आपके पास इसमें आके रहना शुरू करेंगे, सिर्फ इसमें आएंगे, पेयरिंग हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आके रहना शुरू कर देंगे, यानी दे डोंट फाइंड एनी अदर प्लेस टू मूव ऑल, ठीक है। उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि वहाँ पे मूव कर सकें। इसका मतलब जब ऑर्बिटल्स आपके पास ऐसे आ जाएं जिसमें आपके पास लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो आपने सिर्फ नॉन बॉन्डिंग को फिल करना है, एंटी बॉन्डिंग की तरफ जाना ही नहीं है। इसका मतलब उन कंपाउंड्स में डेल्टा नोड की वैल्यू, डेल्टा ओ की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। डेल्टा नोड की वैल्यू अगर आपके पास ज़्यादा आए, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पेयरिंग आराम से हो जाती है और इलेक्ट्रॉन 6 के 6 नीचे आ जाएंगे। और आपको पता है ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? लो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी एग्जांपल को देखें, अगर हम इसको फिल करते हुए, तो ये तो हमें पता चल गया। क्या पता चला जी? डेल्टा नोड की वैल्यू ज़्यादा है और पेयरिंग हमारी आराम से हो गई है और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है, तो उसे हम कह रहे थे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर यहाँ पे हम अगर इसी चीज को हम देखें, अगर हमारे पास एग्जांपल आ जाती कोबाल्ट में, एग्जांपल हम ले लेते फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन में क्या होता है? फ्लोरीन इज अ वीक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये चीज मैंने ऊपर आपको बताई कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो ये जो दोनों ऑर्बिटल के दरमियान गैप होता है ना, ये T2G में और Eg स्टार में, यानी एक नॉन बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग में जो गैप होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। वहां पे सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे नीचे रह जाए, ठीक है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है उन कंपाउंड्स में ये गैप बहुत कम हो जाता है। जब ये गैप कम हो जाना तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं हमारे पास? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है, 1 2 3 4 5, और फिर हम उसे डबल करते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स में फिर हम ऐसी पेयरिंग करते हैं, यानी वो कंपाउंड जिसमें आपके पास वीक फील्ड लिगेंड हो, तो वहां पर डेल्टा नोट की वैल्यू क्या हो जाती है? वेरी मच लेस देन पेयरिंग। और पेयरिंग से अगर वैल्यू कम हो जाए तो इसका मतलब वहाँ पे सारी चीजें अनपेयर्ड फॉर्म में पड़ी रहेंगी और वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करता है, क्लियर है। तो ये चीज़ों को हमने देखना है इनमें। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया कि ऑर्बिटल डायग्राम्स में कितना वैल्यूज आएंगी। तो ये देखो, अगर अमीन का कॉम्प्लेक्स है तो आपके पास डेल्टा नोट की वैल्यू हाई होती है, एंड ओनली पॉसिबल वे इज टू पेयर, और डायमैग्नेटिक होता है। और अगर फ्लोरीन की बात करेंगे तो इट इज नॉट पेयर, और पेयरिंग नहीं होती क्योंकि गैप कम होता है और इलेक्ट्रॉन इजीली हायर ऑर्बिटल की तरफ मूव करके जंप करके जा सकते हैं, ठीक है। तो यही चीजें हमने याद करनी है, और अगर वो जंप करके जा सकते हैं तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आ गई हमारे पास कि जब हम लिगेंड फील्ड थ्योरी में या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बात करते हैं तो डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, और डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग से कम होती है तो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो एल एस मतलब लो स्पिन, हाई स्पिन मतलब एच एस, ठीक है। तो डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर पेयरिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे पास कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है। अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत कम होती है पेयरिंग से तो पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, तो हम कह सकते हैं कि जी डेल्टा नॉट की वैल्यू कम है तो हम पेयरिंग नॉट पॉसिबल है, और एच एस की वैल्यू जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारे पास आएंगे और वीक फील्ड लिगेंड में होता है, ठीक है। तो ये सारी इसके पास डायग्राम के पास हमारे पास आ गई कि कैसे ये फीचर्स इसके आते हैं।